खुदा करे कि मोहब्बत में ये मकाम आए, तेरे लबों पे हमेशा सनम का नाम आए, तेरे लबों पे हमेशा सनम का नाम आए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं इनके एक्सपर्ट और आप सभी भाइयों को प्रणाम नमस्कार। बहुत सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग, इसलिए चलिए कोई बात नहीं है, अच्छा लग रहा है तो कर रहे हैं। तो बहुत सारे भाई का कमेंट ये आ रहा था कि सर रूटीन बना दीजिए, कैसे पढ़े पता नहीं चल रहा है। अरे भाई सुनो, हम रूटीन बना देंगे ना तो कहियो नहीं पढ़ पाएगा। तू अपने से रूटीन बनाएगा ना तैयो नहीं पढ़ पाएगा। काहे नहीं पढ़ पाएगा? जब तक आपके अंदर जुनून जज्बा पढ़ाई के प्रति नहीं पैदा होगा तब तक आप नहीं पढ़ सकते। कितना भी आप रूटीन बना लीजिए, 2 दिन फॉलो कीजिएगा, तीसरा दिन से फिर आपको वही रहेगा। ठीक है, इसीलिए आपके अंदर एक जुनून एक जज्बा होनी चाहिए, तब जाके आप पढ़ सकते हैं। आपको नीड होनी चाहिए, किसी चीज़ को पाने की तमन्ना जब रखेंगे तभी आप उसके लिए सफलतापूर्वक कार्य कर सकते हैं। ठीक ना, इसलिए आप अपने अंदर नीड रखिए। अब बताएं छोटा सा बात, यदि आप अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, तो एक आसान तरीका बताते हैं। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, ठीक ना, तो बस उन गर्लफ्रेंड से हमको कहना है एक छोटा सा बात कि अभी आप, यदि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो कह दीजिए आप अपने बॉयफ्रेंड को क्या कि सुन लो, यदि इंटर के एग्ज़ाम में 90+ नहीं ना आएगा तो हम तुमको छोड़ देंगे। देखो कितना मज़ा आता है, देखो कैसे पढ़ाई होता है। कहो कि तुमको छोड़ देंगे हम। यदि वाकई में दोनों के अंदर मोहब्बत होगी, यदि असली वाला प्यार होगा तो देखिए उसका रिजल्ट जो निकल कर आएगा। ठीक है, बस एक छोटी सी चीज़ें हैं, यदि वाकई में दोनों एक दूसरे से प्यार करते होंगे तो उनका जो रिजल्ट निकल के आएगा देखने लायक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर नीड हो गई, नीड की नहीं, यदि हम मेरा रिजल्ट खराब हो जाएगा तो इस तरीके से हमारा प्यार जो है, जिसके साथ हम जिंदगी बिताना चाहते हैं, वो हमें छोड़ के चली जाएगी। हाँ, बहुत सारा उनके अंदर ये हो जाएगा कि नहीं हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना है, तो एक नीड आ गया उनके अंदर, तो वो आसानी से पढ़ सकते हैं। कितना भी आप रूटीन बना लीजिए, कितना भी रूटीन को फॉलो कर लीजिए, नहीं पढ़ पाएंगे। पढ़ तभी पाएंगे जब आपके अंदर नीड होगी। ठीक ना, आप भाग मिल्खा भाग फिल्म को देखे होंगे, ठीक है, यदि नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा जाके। उसमें सबसे पहली बार मिल्खा सिंह क्यों जीतता है? दूध के लिए, क्योंकि उसको दूध का नीड होता है, उसे दूध 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 करते हुए दौड़ता है और वो निश्चित रूप से जीत जाता है। ठीक है, तो जब आपके अंदर नीड होगी तभी आप आसानी से सफलतापूर्वक उस कार्य को कर सकते हैं। समझे मेरे भाई? हाँ, इसलिए नीड बनाइए। ठीक ना, बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे हैं सर सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, धैर्य धैर्य धैर्य। मेरे भाई सब कुछ होगा, कहला घबरा रहे हैं, तनिको घबराइए नहीं, सब कुछ होगा। आज जो हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं 2009 से लेकर 2018 तक के सभी वेक्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ठीक ना, तो नो स्किप, कोई इधर उधर की चीजें नहीं, सीधा सवाल सीधा जवाब। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। टोटल क्वेश्चन शायद आज हम खत्म कर पाए यदि आप लोग का सहयोग रहा तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर देख रहे हैं तो इन्ने वाला ललका बटन को दबा लीजिए ना। हाँ, और ये लाइक तो जरूर कर दीजिएगा आप, यदि अच्छा लग रहा होगा तो। ठीक ना, हाँ चलिए तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ऐसा क्वेश्चन डाला है जो आप लोग कितना बना दिए, घिस पीट दिए उसको बनाते बनाते। चलिए बना दीजिए आंसर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान पूछ रहा है, जल्दी से बना दीजिए। और जो बात आज बताएंगे ना आपको, जो बात बताएंगे उसको एकदम समझने का प्रयास कीजिएगा। ऊपर लेकिन बट किंतु परंतु अभी कुछ नहीं। ठीक ना, हाँ कुछ नहीं लेकिन बट किंतु परंतु। इसीलिए आप एकदम उसको समझ लीजिए, सवाल का टाइप वही होता है। ठीक है, चूंकि वक्त मेरे पास कम है तो भाई थोड़ा सा माफी चाहते हैं आपसे कि लेकिन बट का जवाब हम नहीं दे पाएंगे आप लोग का। ठीक ना, सीधे सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए दूसरा सवाल जो आपका है वो क्या कहता है, देखिएगा। सवाल आपका कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की 2 आसन्न भुजाएं ए वेक्टर और बी वेक्टर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। सुन लीजिएगा, यदि किसी त्रिभुज की 2 आसन्न भुजा ए वेक्टर और बी वेक्टर है, मान लीजिए कि ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है। ठीक है, ये त्रिभुज है, 2 आसन्न भुजा, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक, 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक। या फिर आप ये भी देख सकते हैं, देखिएगा इसी में यदि ऐसा लगा के आ जाए, देखिएगा ए वेक्टर बाई 2 क्रॉस बी वेक्टर का मापांक फिर भी सही है, या फिर आ जाए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाई 2 का मापांक फिर भी सही है। तो तीनों में से कोई भी होगा तो आपका बिल्कुल सही होगा। यदि त्रिभुज के जगह पर यदि कोई आपका चतुर्भुज आ जाए, ठीक है, तो वहां पर यह हो जाता है आपका सीधे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये 1/2 आपका हट जाता है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसी भी समांतर चतुर्भुज के लिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक, ये आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये समांतर चतुर्भुज के लिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक। तो ये हो गया समांतर चतुर्भुज के लिए आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और यदि कोई दूसरा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज को छोड़कर कोई भी चतुर्भुज आपका है, और यदि उसका विकर्ण दिया गया है, ठीक है, यदि कोई चतुर्भुज है उसका विकर्ण दिया गया है, तो उसका क्षेत्रफल होता है आपका, यदि चतुर्भुज का विकर्ण दिया गया हो, चतुर्भुज का यदि विकर्ण दिया गया हो, विकर्ण दिया गया हो, चतुर्भुज का विकर्ण दिया गया हो, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 ए वेक्टर, 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तो ये आपका क्षेत्रफल के लिए भी लागू होता है। और यदि आपका मान लीजिए कि किसी चतुर्भुज का विकर्ण यदि दिया गया हो, दोनों विकर्ण, ठीक है, ए और बी दोनों विकर्ण दिया गया हो, तो उसके लिए भी क्षेत्रफल यही लागू होता है, 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं इसको आसानी से, यदि किसी त्रिभुज की बात करेगा तो 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, या फिर ए वेक्टर बाई 2 क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाई 2 का मापांक, ये देख सकते हैं। फिर यदि समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल होगा आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। और यदि किसी चतुर्भुज का विकर्ण दिया गया हो तो उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। देखिएगा, सवाल के साथ साथ पूरा कॉन्सेप्ट भी समझते चलिएगा, उसके आसपास जो भी क्वेश्चन है आपको आने की संभावना बनती है, टोटल क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे। कहता है सवाल आपका कि यदि किसी रेखा XYZ अक्षों की धनात्मक दिशा में क्रमशः अल्फा बीटा और गामा कोण बनाता है, देख लीजिएगा XYZ मान लीजिए ये है आपका, ठीक है, ये है आपका, और इसके धनात्मक दिशा मान लीजिए कि यहाँ पर X के साथ अल्फा कोण बन रहा है, यहाँ पर बीटा कोण बन रहा है, और यहाँ पर मान लीजिए कि गामा कोण बन रहा है, ठीक है, गामा कोण बन रहा है, ठीक ना। ये x अक्ष है आपका, ये y अक्ष है, ये z अक्ष है। तो यदि अल्फा बीटा और गामा कोण बन रहा होगा तो इसके लिए कॉन्सेप्ट ले लीजिए आप, ठीक ना, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, ठीक है, cos स्क्वायर गामा, और इसका मान जो होता है आपका 1 के बराबर होता है। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा का मान 1 के बराबर होता है। यदि इसको देखा जाए तो cos स्क्वायर अल्फा को L भी कहा जाता है, L, यानी इसका L का, यदि इसको L देखते हैं तो क्या हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर का मान कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहां से आप इसको समझ सकते हैं, या तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, और ये हो गया आपका L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर का मान कितना के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। इसी को द्विकोजीय कहा जाता है, ठीक है। या फिर यहां देख लीजिएगा cos अल्फा का जो मान होता है, गौर कीजिएगा, यदि द्विक अनुपात दिया गया हो तो a बटा में रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक ना, या इसी को L भी कह सकते हैं आप। यहां देखिएगा cos बीटा बराबर हो जाएगा आपका b बटा में रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, या फिर इसी को m कह सकते हैं। या फिर cos गामा बराबर हो जाएगा आपका c बटा में रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका n। यदि इसका जो है द्विक अनुपात ABC दिया गया हो, समझ लीजिएगा, यदि इसका द्विक अनुपात ABC दिया गया हो तो cos अल्फा बराबर होता है a बटा में रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, या उसी को L भी कह सकते हैं, b बटा में रूट अंडर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और गामा, ये कॉस गामा बराबर हो जाएगा आपका सी बट्टा में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसी को एन भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा, इसमें से कोई भी सवाल कहीं पर भी आपको आ जाए तो उसको आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, समय कम है इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी लेके चल रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट माइंड में बैठा लीजिए, एकदम आपके एग्जाम में जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तुरंत इसका आंसर आपके सामने आएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। एकदम जल्दी जल्दी सवाल को लेकर बढ़ रहे हैं, आप लोग भी कह रहे हैं कि सर बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, कम में टाइम है, कम में टाइम है, तो कम में टाइम है वह में ना हम लेके चल रहे हैं। हाँ, तो एक एक सवाल को देखिए, कहीं पर भी कोई कंसेप्ट छोड़ना नहीं है। चलिए अगला सवाल क्या है देखिएगा, अगला सवाल देखिए क्या कहता है, कहता है समतल 2x, समतल 2x माइनस 3y माइनस 6z और माइनस 3 बराबर 0, और आपसे पूछ रहा है कि इसके अभिलंब की द्विकोज्या क्या है। द्विकोज्या पूछ रहा है ना, द्विकोज्या, बस घबराइए नहीं। देखिए यहां या तो सदिश दिया हुआ रहे या फिर बिंदु दिया हुआ रहे या फिर ऐसे समीकरण दिया हुआ रहे, और किसी भी स्थिति में आपको द्विकोज्या निकालने के लिए कहेगा तो उतना ही काम करना है। क्या करना है देखिएगा, बस अंक वाला को लिखना है, अंक वाला को लिखना है चिन्ह के साथ, चिन्ह के साथ अंक वाला को लिखना है चिन्ह के साथ, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक ना, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। अंक वाला को लिखना है चिन्ह के साथ, सब अंक वाला को, एक्स वाला को, फिर वाई वाला को और फिर जेड वाला को, लास्ट वाला से कोई मतलब नहीं है आपको, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक्स वाई जेड वाला के जो अंक है उसको लिखेंगे चिन्ह के साथ, और बटा में क्या करेंगे, सभी के वर्गों का योगफल, सभी के वर्गों का योगफल, यानी 2 के स्क्वायर 4। देखिए यहां पर सभी के वर्गों का योगफल निकाल देते हैं, तो 4 प्लस 3 के स्क्वायर 9 प्लस 36 ना, 6 का 36 हो जाएगा, ये हो गया 36 और 9 45 4 49, 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 7, बट्टा में लगा दीजिए 7, हो गया आंसर। ठीक है, निकल गया द्विकोज्या, ये निकल गया आपका द्विकोज्या, ये द्विकोज्या आपका निकल गया। फिर से समझ लीजिए, यहां पर कोई बिंदु दे दे या फिर आपको सदिश दे दे, यही आपका सवाल इस तरीके से यदि मान लीजिए आ जाए 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप, सेम काम करना है आपको। ठीक है, द्विकोज्या निकालने के लिए सेम काम करना है आपको, कोई घबराह नहीं है। जैसे मान लीजिए कहते कि बिंदु 2 माइनस 3 माइनस 6, इसका द्विकोज्या निकालना है आपको, सेम काम करना है, एकदम ज्यों का त्यों, सब अंक को लिखना है ऊपर में और सभी के वर्गों का योगफल नीचे लिख देना है, रूट अंडर सभी के वर्गों का योगफल नीचे लिखेंगे, बात खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप द्विकोज्या आसानी से निकाल सकते हैं, किसी समीकरण का भी या किसी सदिश का भी या किसी बिंदु का भी। ठीक है साथियों, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए सवाल क्या कहता है आपका, सवाल कहता है कि 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप और 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप के प्रत्येक पर लंबवत इकाई सदिश, समझिएगा ऐसा सदिश आपको निकालना है जो इसके लंबवत भी हो और उस सदिश का मान जो हो 1 के बराबर हो। उस सदिश का मान कितना के बराबर हो, 1 के बराबर। फिर से समझिएगा, एक ऐसा सदिश आपको चाहिए जिसका मान 1 के बराबर हो, लेकिन वह सदिश जो होगा इसके लंबवत होगा और इसके भी क्या होगा, लंबवत होगा। मेरे भाई जब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत होता है तो डॉट प्रोडक्ट का मान 0 के बराबर होता है भाई, होता है ना। तो जब डॉट प्रोडक्ट का मान 0 के बराबर होता है तो नीचे में 4 गो ऑप्शन है, उसमें से कोई एक इसका मान होगा जो 0 के बराबर ले आएगा ना। डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखिए, सब यहां पर नीचे जो लिखा हुआ है सब इकाई सदिश ही लिखा हुआ है, बस आपको सिर्फ यह देखना है कि उस सदिश में से किसका मान दोनों के डॉट प्रोडक्ट के मान के 0 के बराबर होता है। ठीक है, आइए चेक कर लेते फटाफट। पहला है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बटा वाला रूट 3 को छोड़ दीजिए क्योंकि वो तो इकाई के लिए लगा हुआ है, उससे आपको कोई मतलब नहीं। चलिए डॉट प्रोडक्ट निकालिए, 1 को 3 से गुना करेंगे 3 और प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे 1, यहाँ 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। देख लीजिए तो कितना आया, 3 1 4 4 2 6, नहीं चाहिए हमको, ये नहीं है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, आई कैप, देखिएगा यहाँ पर दूसरा है आपका आई कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप, ध्यान दीजिएगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। चलिए गुना कीजिए,
यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो कितना हो जाएगा, 3 को 1 से गुना करेंगे 3, यहाँ देखिए +1 -1, तो -1 हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका प्लस 2 1 2, देखिए तो कितना हो जाएगा, 3 2 5, अब 5 में से 1 घट गया था 4, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। चलिए तीसरा ऑप्शन को चेक करते हैं कि तीसरा ऑप्शन आपका क्या कहता है, जिसके डॉट प्रोडक्ट का मान 0 के बराबर हो जाए दोनों में रखने से, वही इसका आंसर होगा। तो तीसरा आपका है i कैप -j कैप -k कैप। चलिए गुना कीजिए, यहाँ 1 है, फिर यहाँ 1 है, ये 1 है, तो कितना हो जाएगा, 3 -1 +1 यानी -1, यहाँ प्लस माइनस 1 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी 3 -2 और -1 तो कितना हो जाएगा -3 ना, अब 3 में से 3 घट गया तो कितना के बराबर, 0 के बराबर। एक बार इसमें भी चेक कर लीजिए आप, देखिए 1 और 2 गुना करेंगे तो कितना होगा 2, यहाँ -1 यहाँ -2, तो माइनस माइनस प्लस और 2 1 2, तो +2, यहाँ देखिएगा -1 और +4, प्लस माइनस 4 1 4, देखो तो बउआ 2 और 2 4 और 4 में से 4 घट गया तो कितना हो गया 0 ना। तो यही सदिश जो आपका है i कैप -j कैप और -k कैप, जब हम इससे इसमें गुना किए अर्थात इसका डॉट प्रोडक्ट निकाले तो 0 के बराबर आया, फिर इसी से इसमें गुना किए यानी इसका डॉट प्रोडक्ट निकाले तो 0 के बराबर आया। तो हम क्या कह सकते हैं कि यह जो है इसके लंबवत है, इसके लंबवत है, और यदि बटा में इसका मापांक लगा दे यानी √3 लगा दे, इसका मापांक 1 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3 के बराबर। यदि बटा में इसका मापांक लगा देंगे तो यही नहीं इसका इकाई सदिश हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है दिए गए सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है साथियों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला जो सवाल है आपका क्या कहता है कि रेखा x -5 5/3 बराबर y + 4/7 बराबर z -6/2 तो नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन पहले सुन लीजिए, उसके बाद हम इस सवाल के बारे में बताते हैं, घबराइएगा नहीं। सवाल पूछेगा आंसर लिखिएगा आप, ठीक है, सवाल पूछेगा आप आंसर लिखिएगा। पहले सुन लीजिए क्या कहता है, कहता है -5 4 और -6 से गुजरती है, इसका द्विक अनुपात 3 7 2 है, 3i पर लंब है, इनमें से कोई नहीं। समझ लीजिए क्या है कि इसमें जो आपको ये बटा में दिख रहा है, ये बटा में ये है आपका द्विक अनुपात, जो बटा में है वो द्विक अनुपात है, याद रखिए। बटा में जो आपको 3 7 और 2 दिख रहा है यह है आपका द्विक अनुपात, और ये जो आपको 5 4 और 6 दिख रहा है, ठीक है, इसका उल्टा उल्टा चिन्ह देखिएगा। यहां -5 लिखल है ना, -5, तो आपको यह समझना है कि यह +5 है। यहां +4 लिखा हुआ है तो यह समझना है कि -4 है। यहां -6 लिखा हुआ है तो आपको यह समझना है कि यह +6 है। तो देख लीजिए, इसमें जो आपको ये 5 दिख रहा है ये बिंदु है, माने इस बिंदु से गुजरता है, ठीक है, और ये जो द्विक अनुपात है इसके समांतर होता है। ठीक से समझ लीजिए, यदि ऐसा समीकरण आपको दे देगा, इस तरीके का समीकरण आपको दे देगा, तो उसमें आपको क्या समझना है कि यहां पर जो पॉइंट लिखा हुआ है, यहां पर जो मान लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है, इस बिंदु से होकर जाती है, इस बिंदु से होकर जाती है और इस द्विक अनुपात के समांतर है, ठीक है, यानी इसके समांतर होगी रेखा और वह रेखा इस बिंदु से होकर जाएगी। यदि आपसे सवाल पूछे कि किस बिंदु से होकर जाएगी, तो ये वाला बिंदु से होकर जाएगी। किसके समांतर है, तो इसके समांतर है, ठीक है। ये क्या है, तो ये है द्विक अनुपात। ये क्या है, तो बटा वाला सब है द्विक अनुपात और ऊपर वाला सब है बिंदु का मान। समझ में आ रहा है, नीचा वाला सब है द्विक अनुपात और ऊपर वाला सब है बिंदु का मान। बस याद रखिए, सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो यदि कहे कि इससे होकर जाती है, चिन्ह उल्टा लिखिएगा। यहां -5 लिखा हुआ है तो आप +5, यहां +4 लिखा हुआ है तो -4, यहां -6 लिखा हुआ है तो +6, ठीक है, +6 से होकर जाती है, इससे होकर जाती है, होकर जाती है, ठीक है, इससे होकर जाती है। और ये जो है आपका 3 7 2 द्विक अनुपात है, 3 7 2 ये आपका है द्विक अनुपात,
यह है आपका द्विक अनुपात। और यह रेखा जो है, जो रेखा इस बिंदु से होकर जाती है वह जो है इस द्विक अनुपात के समांतर होगी। किसके समांतर होगी? इस द्विक अनुपात के समांतर होगी। यदि आपको पूछेगा कि यह समीकरण जो दिया गया है इसमें ई वाला बिंदु जो है किसके समांतर है, तो ई वाला बिंदु के समांतर है। किस बिंदु से होकर जाती है, तो 5 माइनस 4 और 6, देखिए 5 माइनस 4 और 6 से होकर जाती है। और ये जो 3, 7, 2 है ये द्विक अनुपात है। और ये जो है ऊपर वाले बिंदु के होकर जाने वाली रेखा के समांतर है। ऊपर वाले बिंदु से होकर जाने वाली रेखा के क्या है? समांतर है। आशा करते हैं कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, आप उसका आंसर जरूर लिख दीजिएगा, ठीक ना। कुछ पूछेगा, जो पूछने का कंडीशन था यही था आपका। फिर से समझ लीजिए एक बार और, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट का समय लग जाएगा, समझ लीजिए ठीक से सवाल, वहां पर आसानी से आप बना लीजिएगा। जब भी आपको इस तरीके का समीकरण दे देगा और आपसे पूछेगा कि किस बिंदु से होकर जाती है, पहला सवाल किस बिंदु से होकर जाती है, तो ऊपर वाला को देखिएगा और सब के चिन्ह बदल कर लिख दीजिएगा। माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। इस बिंदु से होकर जाती है। पूछेगा किसके समांतर है, तो नीचे वाला बिंदु के समांतर है, यानी 3, 7, 2 के समांतर है, ठीक है। 3, 7, 2 के समांतर है। यदि ये आपसे पूछ दे कि इसका द्विक अनुपात क्या होगा, तो द्विक अनुपात 3, 7, 2 ये है इसका द्विक अनुपात। पूछे कि इसके बिंदु का मान क्या होगा, तो बिंदु का मान ऊपर वाला 5 माइनस 4 6। क्लियर हो गया। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। देखिए अगला सवाल क्या कहता है आपका। सवाल है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक जो यहां दिख रहा है आपको, और फिर है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मापांक एक दूसरे के बराबर है, एक दूसरे के बराबर है। तो क्या पूछता है, ए और बी के बीच कितना डिग्री का कोण बन रहा है। रुक जाइए, ए और बी के बीच कितना डिग्री का कोण बना है यही ना पूछ रहा है। याद रखिए कि आप जब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालते हैं तो क्या होता है, ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक साइन थीटा। क्लियर है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालते हैं तो क्या होता है, ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक कॉस थीटा, ठीक है। एक साइन थीटा और एक कॉस थीटा, ये दोनों सेम सेम है, जाने दीजिए, बोड़ा में चला गया। तो बचेगा कथी, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ये गुना में, इसके साथ कुछ नहीं है तो एक है, गुना में इधर भाग में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 1। साइन बटे कॉस बराबर क्या होता है, tan, यानी tan थीटा बराबर हो गया आपका 1। तो थीटा का मान पूछ रहा है, tan थीटा बराबर होता है tan π/4 नहीं होगा। अरे tan में 1 जो होता है 45 डिग्री का मान होता है। यहां देख लीजिए तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, π/4। ये हो गया आपका π/4। ये तो हो गया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। लेकिन यदि आप इसको बिना इतना क्रिया किए बनाना चाहते हैं तो आसानी से बना लीजिएगा। देखिए यहां है क्रॉस प्रोडक्ट और यहां है डॉट प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा और डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा, और दोनों एक दूसरे के बराबर होता है 45 डिग्री पर, क्योंकि साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2। तो जब दोनों आपस में बराबर होगा, साइन और कॉस आपस में बराबर होगा, तो इसका मतलब है कि दोनों के थीटा का मान 45 डिग्री है, तभी जाके दोनों आपस में बराबर होगा। क्योंकि साइन 45 का मान 1/√2 और फिर कॉस 45 का मान 1/√2। समझे। हाँ चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब जो है आपको पूछा जा रहा है कि ये वाला सदिश और ये वाला सदिश, ये दोनों सदिश के बीच का कोण कितना डिग्री का होगा। सवाल यहां दिख रहा है आपको। अब दोनों सदिश के बीच का कोण निकालने के लिए आपको क्या करना है पता है। तो सबसे पहले वही मान लीजिए कि यह आपका ए है और यह आपका बी है, ठीक है। ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि cos थीटा का मान आपको निकालना है तो फॉर्मूला बता दिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा में ए वेक्टर का मापांक और बी वेक्टर का मापांक। देख लीजिए ध्यान से, इधर
डॉट निकालेंगे तो कितना होगा 2 और यहां है 1, तो 2 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 2, यहां देखिए माइनस और यहां प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, 4 तिहाई 12, फिर यहां देखिएगा ये हो जाएगा आपका प्लस और प्लस, तो प्लस और 5 दूनी 10, ठीक है, कितना हो गया 10 और 2 12, अब 12 में से 12 घट गया, मापांक निकालने की जरूरत भी नहीं है, ये 12 में से 12 घट गया, तो 12 में से 12 घट गया तो कितना हो गया 0, ऊपर में आ गया 0, यानी इसके डॉट प्रोडक्ट का मान 0 के बराबर आ गया, तो क्या मापांक बट्टा वाला का निकालने की जरूरत है, ऊपर में 0 आ गया, नीचे में कुछ आएगा, उससे क्या मतलब है आपको। तो जब डॉट प्रोडक्ट का मान 0 के बराबर हो जाए तो ये दोनों जो है एक दूसरे पर क्या होता है, लंब होता है, यानी ए वेक्टर बी वेक्टर पर क्या होता है, लंब होता है, और लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी π/2 का कोण बन रहा है या फिर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। ये दोनों के डॉट प्रोडक्ट का मान अभी जब निकाले तो 0 के बराबर आ गया, तो क्या कह सकते हैं कि ये दोनों जो है एक दूसरे पर लंब है, यानी दोनों के बीच π/2 का कोण बन रहा है या फिर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यदि यहां 0 के बराबर नहीं होता तो क्या करते कि फिर इसका मापांक निकालते, फिर इसका मापांक निकालते, दोनों को गुना कर देते, बस हो गया बात खत्म, यही करना है ना। हाँ, लेकिन यहां 0 निकल गया तो फिर एक्स्ट्रा करने की जरूरत है ही नहीं आपको। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जो आपका दिख रहा है पूछता है कि एक्स अक्ष की द्विकोज्याएं क्या है, बता सकते हैं आप लोग आसानी से, इसके बारे में आपको पहले ही बता दिया गया है। एक्स अक्ष की द्विकोज्याएं आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, देख लेंगे हम कि क्या आप लोगों को मालूम है या नहीं मालूम है। अगला सवाल जो दिख रहा है आपको उसमें पूछता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये भी सवाल हम नहीं बनाने जा रहे हैं, ये सवाल आप लोग खुद बनाइएगा, वैसे सवाल हम बनाएंगे जो बिल्कुल नया होगा आपके लिए, जो पहले से बता दिए वो सवाल आप लोग बनाइए। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान पूछ रहा है, बता दीजिए आंसर कमेंट बॉक्स में। दूसरा, ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया गया है तो कॉस थीटा का मान पूछ रहा है, जो अभी हम आपको बताएं, कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक। सवाल ऊपर में दिख रहा है, आंसर आप लोग लगाइएगा। चलिए अगला सवाल बनाने वाला है, क्या कह रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर है आपका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो पूछ रहा है कि दोनों के बीच कितना डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है, दोनों के बीच कितना डिग्री का कोण बन रहा है। बड़ी आसान चीज है, देखिए तो दोनों तरफ वर्क कर लीजिए तो क्या हो जाएगा ए वेक्टर के स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा आपका 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर में देखिएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, ए वेक्टर के स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के स्क्वायर हो जाएगा -2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यही ना होगा। ये देख लीजिए आपका ये स्क्वायर वाला तो सब कट गया, तो कति बच गया यहाँ 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अब माइनस में 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, एन आके प्लस में हो जाएगा, तो 2 और 2 हो गया 4 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इधर कुछ नहीं बचा तो 0, गुना में उधर भाग में चला गया, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर हो गया 0। अभी जस्ट आप देखे हैं कि जब डॉट प्रोडक्ट का मान 0 के बराबर हो जाए तो ए वेक्टर जो होगा बी वेक्टर पर क्या होगा, लंब होगा, या दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। एक ही चीज है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान आ गया 0 के बराबर, इसलिए ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे पर क्या है, लंबवत है, यानी दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो सवाल आपका है, सवाल कहता है कि आई कैप माइनस जे कैप पर आई कैप प्लस जे कैप का प्रक्षेप, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डॉट प्रोडक्ट निकालिए। प्रक्षेप के लिए आपको बता दें कि डॉट प्रोडक्ट दोनों का निकालना है और जिसका प्रक्षेप कहेगा वो जाएगा आपको बटा में, ठीक है, जिस पर प्रक्षेप रहेगा वो जाएगा आपको बटा में। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 1 और 1 का गुना करेंगे तो 1, यहां देखिए -1 यहाँ +1, तो प्लस माइनस माइनस, 1 और 1 का गुना करेंगे तो क्या होगा 1 में से 1 घट गया तो 0, बटा में कुछ लिखने की जरूरत है ही नहीं आपको, बटा में कुछ लिखिएगा तो भी 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यदि बटा में कुछ नहीं लिखना होगा तो फिर आपको ये लिखना पड़ेगा इसका मापांक, ठीक है, इसका मापांक, तो ये ऐसा कुछ करना है नहीं आपको, ठीक ना, इसलिए आपका क्या हो जाएगा 0 के बराबर। अगला जो सवाल है देखिए क्या है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसके बारे में आप लोग को बता दिए हैं। यह सवाल आप लोग का हो गया है, इसका आंसर जो आपका आया था 2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बराबर आया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जाकर सवाल को, ये रिपीट कर गया है सवाल। हाँ, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। देखिए अगला सवाल जो आपका है क्या कहता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0,
ए वेक्टर का मापांक है 3 के बराबर, बी वेक्टर का मापांक है 4 के बराबर, सी वेक्टर का मापांक है 5 के बराबर। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान कितना के बराबर होगा? देखिएगा बहुत आसान काम करना है आपको, इसमें कर लेते हैं दोनों तरफ वर्ग, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी क्या होता है ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर, इसके बाद हो जाएगा प्लस 2 ए बी बी सी सी ए, प्लस प्लस में आ जाता है ना, तो हो जाएगा 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। और इतना का मान जो है कितना के बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। यहां देख लीजिएगा, अब आपको क्या करना है, बारी बारी से मान रख दीजिए। ए वेक्टर का मापांक 3 के बराबर है तो 3 का स्क्वायर 9, बी वेक्टर का मापांक 4 के बराबर है तो 4 का स्क्वायर 16, सी वेक्टर का मापांक 5 के बराबर है तो 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। और इसके बाद हो जाएगा आपका प्लस 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा आपका? 0। देखिएगा ये हो गया आपका 25 और 16 हो जाएगा आपका 25 और 6 31 और 10 41, 41 और 9 कितना हो गया? 50। और ये हो जाएगा आपका इधर आके, ये प्लस में है ना, तो इधर आके हो जाएगा आपका -50 और बटा में 2 गुना में उधर कहां चला जाएगा? भाग में, तो 2 से आपका कट जाएगा 25 बार, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका -25 के बराबर, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? -25 के बराबर। आसानी से देख सकते हैं आप। अगला सवाल जो है, देखिए अगला सवाल आपका क्या कहता है, देखिएगा अगला सवाल जो है आपका यहां दिख रहा है, पूछता है 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप का मापांक क्या होगा? निकाल के बता दीजिए आप लोग, ठीक है। फिर अगला सवाल जो है आपका, मापांक निकाल के आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगला सवाल है आपका i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। और दूसरा है इतना पर सदिश, एक और सदिश आपका है, वो कितना है? सदिश आपका दिया गया यहां पर 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ठीक है, प्लस k कैप का प्रक्षेप, यानी इतना पर सदिश इतना का प्रक्षेप निकालना है आपको। देखिए आसानी से प्रक्षेप निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट, चलिए यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो 2 को 1 से गुना करेंगे 2, यहाँ -2 यहाँ -1, तो माइनस माइनस प्लस, 2 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2, यहाँ 1 और यहाँ भी 1, तो 1 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? +1, और बटा में जिस पर प्रक्षेप है, ठीक है, जिस पर प्रक्षेप है, बटा में जिस पर प्रक्षेप है उसका मापांक, तो इस पर प्रक्षेप है ना, इसका मापांक, तो बटा में इसका मापांक यानी रूट अंडर कितना हो जाएगा? 1 और 2 के स्क्वायर 4 और प्लस कितना हो जाएगा? 1, कितना हो गया? 2 2 4 1 5, अब बटा में हो जाएगा आपका रूट अंडर 6, यानी हो गया 5 बटा रूट अंडर 6, ठीक है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल आपका क्या कहता है, ए वेक्टर दिया गया है, बी वेक्टर दिया गया है, तो आपको मान निकालना है। देखिएगा, चलिए देखिए यहां दिया गया है कि ए वेक्टर बराबर इतना है, बी वेक्टर बराबर इतना है, तो पूछा जा रहा है ए वेक्टर प्लस 3, यहां देखिएगा ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना के बराबर होगा? आसानी से मान निकाल लीजिए। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, इसका मान निकाल लीजिए, ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर का मान। देखिएगा एकदम इत्मीनान से, ए वेक्टर तो आपके पास जो कहते हो 3b वेक्टर चाहिए, यानी इसमें 3 से गुना करना है, बी वेक्टर में 3 से गुना करना है, तो कितना हो जाएगा? 9i कैप, 3 से गुना करेंगे प्लस 6j कैप, इसमें 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? -3k कैप। आइए दोनों को जोड़ देना है आपस में, ये 3b का मान हो गया ना, और यहाँ a का मान है तो जोड़िए, 9i 10i कैप, इसके बाद ये यहाँ j कैप और यहाँ 6j कैप, तो प्लस 7j कैप, इसके बाद -3k कैप प्लस 2k कैप, तो हो जाएगा आपका -k कैप। ये मान निकल गया आपका, a प्लस 3b वेक्टर का मान निकल गया। अब किसका मान चाहिए? 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर का। b वेक्टर तो आपके पास यहाँ है, अब चाहिए 2a, यहाँ आपको 3b वेक्टर का मान निकला हुआ है, 3b वेक्टर का मान है ये,
ठीक ना। चलिए अब मान निकालते हैं 2a वेक्टर, क्या करेंगे इसमें 2 से गुना, तो 2i कैप प्लस 2j कैप और हो जाएगा प्लस 4k कैप। ठीक है, ये हो गया। और आपको चाहिए क्या, ध्यान दीजिएगा, 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर, तो लिखेंगे यहां पर 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर बराबर में, आ जाओ यहां घटाओ। तब देखिए 2a वेक्टर आपका ये है और b वेक्टर यहां है, तो घटाइए। तब 2a वेक्टर में से b वेक्टर घटाना है, तो 2 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस i कैप। इसके बाद 2j कैप में से 2j कैप घटेगा तो पूरा घट गया यानी 0, छोड़ दीजिए। यहां देखिए 4k कैप में से माइनस k कैप घटेगा तो यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी देखिए 4 में से -1 यदि घटेगा तो माइनस माइनस प्लस, 4 1 5, यानी हो जाएगा प्लस 5k कैप। ठीक है, अब दोनों के बीच कहता है डॉट प्रोडक्ट, ये दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए कह रहा है, निकाल दीजिए। a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर और डॉट 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर, ठीक ना, यानी दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट। तो देख लीजिएगा यहां पर कितना हो जाएगा, ये प्लस 10 यहां -1, तो 10 को -1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -10। यहां j वाला है लेकिन यहां j का मान 0 के बराबर है तो 0 हो जाएगा। इसके बाद -1 और यहां +5, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5, यानी -15 के बराबर। कितना हो जाएगा -15 के बराबर। अब ये देख लीजिए -15 आपके ऑप्शन किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, कहां पर है, खोज लीजिए, और जहां लिखा हुआ है वही इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा। आसानी से बना सकते हैं, बहुत सिंपल सवाल है। पहले एक बार क्या किए हैं कि a का मान ज्यों का त्यों रखे 3b, यानी इसमें 3 से गुना कर दिए तो 3b का मान निकल गया, ये आपका हो गया। फिर दोनों को जोड़ने के लिए कहा तो यहां जोड़ दिए। अब कह रहा है 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर, तो b वेक्टर आपके पास है, इसमें 2 से गुना कर दिए तो 2a वेक्टर। कहता है कि 2a वेक्टर में से b वेक्टर घटाइए, यानी इसमें से इसको घटाइए, तो घटाने पर ये आया। अब कहता है दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो निकाल दीजिए यहां पर। ठीक है, आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल जो आपका कह रहा है, कहता है कि a वेक्टर का मापांक √26, b वेक्टर का मापांक 7 के बराबर है, और इसके बाद दिया गया है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मापांक 35 के बराबर है, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर का मान कितना के बराबर होगा। ठीक है, सबसे पहली चीज तो आप यहां देखिए कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर यदि देखा जाए, ठीक है, तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर बराबर क्या होता है, a वेक्टर का मापांक क्रॉस b वेक्टर का मापांक, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर बराबर, यानी इससे आप निकाल लीजिए। पहले ध्यान दीजिएगा, यहां साइन थीटा बराबर होता है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मापांक बटा में a वेक्टर का मापांक और b वेक्टर का मापांक, यही ना होता है। देख लीजिए तो कितना हो जाएगा 35, अब बटा में a वेक्टर का मापांक है कितना √26 और b वेक्टर का मापांक कितना है 7, 7 × 5 = 35, यानी हो गया 5 बटा √26। ये साइन थीटा का मान है, ध्यान दीजिएगा इधर, साइन थीटा बराबर हो गया 5 बटे √26, और डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है ना, तो पहले साइन थीटा से हम कॉस थीटा में जाते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और हमको चाहिए कॉस थीटा का मान, तो कॉस थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार का मान जो होता है √कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर के बराबर होता है, नहीं होता है। आधार का मान होता है √कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर के बराबर। कर्ण के जगह पर देख लीजिए √26, कर्ण के जगह पर √26 और लंब के जगह पर है आपका 5, तो यहां चाहिए कर्ण का स्क्वायर, यानी √26 के स्क्वायर। देखिए √26 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया 26 और 5 का स्क्वायर 25, तो 26 माइनस 25 यानी घट के 1 का वर्गमूल तो 1 के होगा ना। तो यहां देखिए कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर जहां दिख रहा है वहां लिखेंगे 1, अब बटा में कर्ण का मान है √26, तो यहां लिखेंगे √26। तो जो साइन थीटा में था 5 बटा √26, वो कॉस थीटा में निकल गया 1 बटा √26। अब आपको चाहिए डॉट का मान, तो a वेक्टर
डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक कॉस थीटा। ठीक है, ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक कॉस थीटा। तो यहां देखिए ए वेक्टर का मापांक आपका दिया गया है √26, बी वेक्टर का मापांक दिया गया है 7 और कॉस थीटा का मान दिया गया है 1/√26। देख लीजिएगा ये √26 से √26 कट गया तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना हो गया 7। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना हो गया 7, जो आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक है, जल्दी से जल्दी नोट करके अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। ये सब सवाल जो आपका है समझ लीजिए कि अब जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें इतना हार्ड सवाल नहीं पूछेगा। ठीक ना, ये सवाल 2012-2013 में पूछे गए सवाल है, तो वहां पर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछा जाता था। अब नहीं पूछा जाता है इस तरीके का टफ क्वेश्चन, लेकिन जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, हो सकता है पूछ दे कि। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है आपका फिर पूछ रहा है प्रक्षेप के बारे में। देख लीजिएगा, सदिश इतना सदिश 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 7k कैप पर माइनस i माइनस 2j कैप और प्लस k कैप का प्रक्षेप पूछा जा रहा है, तो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, यह सवाल प्रक्षेप वाला आप आसानी से बना सकते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। सवाल नंबर, अब हम लोग 2015 के सेट में पहुंच रहे हैं, कल से हम लोग दूसरे को देखेंगे, आज पहले पूरा का पूरा देख लीजिएगा। चलिए अगला जो सवाल है वो आपका क्या कहता है। वेक्टर में सवाल जो पूछा है बड़ी आसान सवाल पूछा है। अब इधर वाला में पूछा है बहुत आसान सवाल, बिंदु 1, 0, 2 का स्थिति सदिश क्या है बताने वाला सवाल है, आप लोग बता दीजिएगा। फिर पूछ रहा है 7i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप का मापांक, ये भी हम नहीं बताएंगे, ये भी आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, इसका मापांक कितना के बराबर होगा। देखिए ओपी वेक्टर का मान दिया हुआ है आपका 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप और OQ का मान दिया गया है, तो PQ का मान पूछ रहा है। चलिए इसमें थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ओपी वेक्टर बराबर आपका जो दिया गया है, ये सवाल भी हम आपको बता दिए हैं एक बार। ओपी वेक्टर बराबर आपका दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप और OQ वेक्टर बराबर आपका दिया गया है, OQ वेक्टर बराबर है 5i कैप प्लस 4j कैप और माइनस 3k कैप। ठीक है, तो पूछ रहा है PQ वेक्टर बराबर क्या होगा। देखिए PQ बराबर यानी आपको क्या करना है, अंतिम वाला में से शुरू वाला को घटा लेना है, यानी Q में से P को घटाना है। तो 5 में से 2 घट गया 3i कैप, 4 में से 3 घट गया 1j कैप, यहाँ देखिए -3 में से -4 घट गया, -3 में से -4 घट गया, माइनस माइनस प्लस 4 और 4 में से 3 घट जाएगा तो 1, यानी हो जाएगा प्लस 1j कैप यानी सीधे j कैप। ठीक है, ये निकल गया आपको PQ वेक्टर का मान। आसानी से समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। हाँ, अगला सवाल कहता है कि 5i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, देखिए सवाल दिख रहा है, और 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप का अदिश गुणनफल निकाले। कैसे निकालिएगा, डॉट प्रोडक्ट कह रहा है, ना समझ में आ रहा है। अदिश गुणनफल माने डॉट प्रोडक्ट, निकाल लीजिए, हमको नहीं आता है बुझने, जल्दी से निकाल लीजिए। कह रहा है अगला सवाल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। सवाल यहाँ देखिए एकदम मुझबानी जवाब लीजिए। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 हो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 होगा तो क्या होगा, ए वेक्टर बी वेक्टर पर लंब होगा। अगला सवाल आई डॉट जे डॉट प्रोडक्ट है, दोनों अलग अलग है तो उसका मान 1 के बराबर। ठीक है, आई डॉट प्रोडक्ट है, दोनों अलग अलग है तो उसका मान कितना के बराबर होगा, सॉरी 0 के बराबर। अलग अलग रहेगा तो 0 के बराबर और सेम सेम रहेगा तो 1 के बराबर। ऑप्शन नंबर ए। फिर कहता है के कैप क्रॉस जे कैप, देखिए था के कैप क्रॉस जे कैप उल्टा है ना। देखिए जे के बाद के होता है लेकिन के बाद जे लिखा हुआ है, तो माइनस आई कैप हो गया, माइनस आई कैप। अगला सवाल क्या है, कहता है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर क्या होता है। ये तो सिंपल बता दिए थे आपको, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर, ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर। ये टोटल बता दिया गया, ऐसा क्यों होता है बेसिक कॉन्सेप्ट में बता दिए हैं।
ठीक ना, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल कहता है y अक्ष की द्विकोज्याएं क्या है, बता दीजिए। y अक्ष की द्विकोज्याएं क्या है बता दीजिए, हमको नहीं मालूम है, आप बताइए y अक्ष की द्विकोज्याएं क्या है, ठीक ना।